नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। वो नाम जो इंग्लिश लिटरेचर का सिनोनिम बन गया है। दुनिया के शायद सबसे महान प्लेराइट। बिल्कुल। मतलब उनके प्लेज, उनके सोनेट्स, उनकी पोएम्स, शायद ही कोई और राइटर होगा जिसका काम इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ हो। हाँ। और जिसके नाटक इतने ज्यादा परफॉर्म किए जाते हों आज भी, मतलब सदियों बाद भी। तो आज की इस बातचीत में हम उनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। उनकी जिंदगी कैसी थी, वो माहौल जिसमें वो पले बड़े, उनके काम का जादू, और सबसे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 400 साल बाद भी शेक्सपियर इतने रेलेवेंट क्यों हैं। हाँ, क्या है जो उनके लिखे में आज भी हमें खींचता है। एग्जैक्टली यही सवाल है कि कैसे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के एक आदमी की आवाज पूरी दुनिया में और हर दौर में गूंजती रही। तो चलिए शुरुआत उनके बिल्कुल बिगिनिंग से करते हैं। हाँ। कहाँ और कब पैदा हुए थे वो, उनका बैकग्राउंड क्या था? क्योंकि ये ऑथरशिप क्वेश्चन वाले लोग अक्सर इसी बात पे सवाल उठाते हैं कि एक साधारण बैकग्राउंड का आदमी इतना महान साहित्य कैसे रच सकता है। राइट ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वॉरिकशायर में, अप्रैल 1564 में। अब देखो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता। अच्छा। पर उनका बैप्टिज्म 26 अप्रैल को हुआ था, तो ट्रेडिशन से 23 अप्रैल उनका जन्मदिन माना जाता है। ओ। और मजे की बात, उनकी मौत भी 23 अप्रैल को ही हुई 1616 में। अरे वाह, ये तो कोइंसिडेंस है। हाँ, और उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सक्सेसफुल ग्लव मेकर थे। काफी सम्मानित व्यक्ति थे शहर में, ऑल्डरमैन तक बने। अच्छा, मतलब ठीक ठाक रुतबा था। बिल्कुल। और माँ मेरी आर्डन, वो एक अमीर जमींदार परिवार से थी। तो बैकग्राउंड एकदम साधारण भी नहीं था, एक रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास परिवार कहा जा सकता है। और उनकी पढ़ाई लिखाई, ग्रामर स्कूल गए थे ना, वो कितनी फॉर्मल एजुकेशन थी उस जमाने में। हाँ, माना जाता है कि वो स्ट्रैटफोर्ड के किंग्स न्यू स्कूल गए थे। और उस जमाने के ग्रामर स्कूल्स वो आजकल के स्कूलों जैसे नहीं थे। वहाँ क्लासिकल लिटरेचर और लैटिन पर बहुत जोर होता था। ओह, तो मतलब क्लासिक्स की फाउंडेशन अच्छी मिली होगी। बिल्कुल। सोचिए, ओविड, वर्जिल जैसे रोमन कवियों को उन्होंने स्कूल में ही पढ़ा होगा। ये यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई नहीं थी, सही है, पर इसने उन्हें क्लासिकल स्टोरीज और रिटोरिक की वो फाउंडेशन दी जो उनके काम में साफ दिखती है। हाँ, वो दिखता है। बेन जॉनसन ने कुछ कहा था ना उनकी पढ़ाई के बारे में। हाँ, बेन जॉनसन, जो खुद यूनिवर्सिटी एजुकेटेड थे, उन्होंने मजाक में कहा था कि शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक आती थी। पर ये शायद जॉनसन के अपने ऊंचे स्टैंडर्ड्स थे। अच्छा। सच तो ये है कि उस ग्रामर स्कूल एजुकेशन ने उन्हें लिखने के लिए जरूरी टूल्स, वो कच्चा माल दे दिया था। तो मतलब यूनिवर्सिटी डिग्री ना होना कोई रुकावट नहीं बनी। असल चीज थी वो क्लासिक्स की समझ, और जाहिर है वो इननेट टैलेंट। उनकी निजी जिंदगी के बारे में क्या पता है? शादी, बच्चे? हाँ, निजी जिंदगी में भी काफी कुछ हुआ। 18 साल की उम्र में नवंबर 1582 में उन्होंने एन हैथवे से शादी की। एन हैथवे? हाँ, वो उनसे बड़ी थी शायद। हाँ, 8 साल बड़ी थी। और शादी के वक्त प्रेग्नेंट भी थी। ओहो। उनकी बेटी सुजाना मई 1583 में पैदा हुई। फिर 2 साल बाद फरवरी 1585 में जुड़वां बच्चे हुए, बेटा हैमनेट और बेटी जूडिथ। लेकिन उनके बेटे हैमनेट की तो जल्दी मौत हो गई थी। इसका असर पड़ा होगा उनके लिखने पर, कई लोग मानते हैं ऐसा। हाँ, ये एक बड़ा दुखद मोड़ था उनकी जिंदगी में। हैमलेट की मौत 1596 में हुई, जो वो सिर्फ 11 साल का था। ये किसी भी पेरेंट के लिए बहुत बड़ा सदमा है। बिल्कुल। और स्कॉलर्स अक्सर स्पेक्यूलेट करते हैं कि इस लॉस का असर उनके बाद के प्लेस में दिखता है। जैसे हैमलेट में ग्रीफ और लॉस पर जो गहरा रिफ्लेक्शन है। हाँ, हैमलेट तो है ही। या किंग जॉन में बच्चे की मौत का सीन है। या 12th नाइट में भी जुड़वा भाई बहन के बिछड़ने का दर्द कहीं ना कहीं शायद उस निजी दुख की छाया है। पर ये सब इंटरप्रिटेशन है। सही है। और फिर आता है वो मिस्टीरियस पीरियड, द लॉस्ट ईयर्स, 1585 से 1592 के बीच। वो कहाँ गायब थे, इसके बारे में कुछ ठोस पता है? एग्जैक्टली ये लॉस्ट ईयर्स कहलाते हैं क्योंकि इन 7 सालों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिलता। अजीब है ना, बच्चे पैदा होने के बाद वो स्ट्रैटफोर्ड में थे। हाँ। और फिर सीधे 1592 में वो लंदन के थिएटर सीन में एक जाने माने बल्कि थोड़े बदनाम नाम की तरह सामने आते हैं। अच्छा, बदनाम। हाँ, बताऊंगा। तो इस बीच उन्होंने क्या किया, कहाँ रहे, ये सब बस अंदाजे हैं। कोई कहता है स्कूल मास्टर थे, कोई कहता है किसी नोबलमैन के यहाँ काम करते थे, कोई कहता है ट्रैवलिंग एक्टर्स के साथ जुड़ गए थे। सच किसी को नहीं पता। लेकिन 1592 तक वो लंदन में अपनी जगह बना चुके थे, इतनी तेजी से। इसका सबूत भी है शायद, वो जो आपने कहा बदनाम हुए। हाँ, सबूत है। एक जेलस कंटेम्पररी का हमला। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन नाम के एक प्लेराइट ने, जो शायद मर रहा था,
एक पैम्फलेट में उन पर निशाना साधा। क्या कहा था उसने? उन्हें अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स कहा, यानी एक नौसिखिया कौवा जो दूसरों के यानी ग्रीन जैसे स्थापित लेखकों के पंखों से सचकर उड़ रहा है। आहो, काफी कड़वी बात है। बिल्कुल, पर यह दिखाता है कि शेक्सपियर न सिर्फ लंदन पहुंच चुके थे बल्कि इतने सक्सेसफुल हो गए थे कि दूसरों को उनसे जलन होने लगी थी। ये नेगेटिव ही सही, पर उनके वहां होने का पक्का सबूत है। सही बात है। और वो सिर्फ लिखते नहीं थे, वो थिएटर की दुनिया का हिस्सा थे। एक्टर, शेयर होल्डर, सब कुछ। ये बात मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। शेक्सपियर कोई आइवरी टावर राइटर नहीं थे जो अकेले कमरे में बैठकर लिखते हों। वो थिएटर के आदमी थे, थ्रू एंड थ्रू। वो लॉर्ड चेम्बरलिन्स मैन नाम की लीडिंग एक्टिंग कंपनी से जुड़े थे। बाद में जब किंग जेम्स I राजा बने तो यही कंपनी किंग्समैन बन गई, शाही संरक्षण मिला। अच्छा, वो इस कंपनी के लिए नाटक लिखते थे, उनमें एक्टिंग भी करते थे। क्या वो बड़े रोल्स करते थे? नहीं, माना जाता है छोटे रोल्स करते थे, जैसे हैमलेट के पिता का भूत या एडम एज यू लाइक इट में। पर वो स्टेज पर थे और सबसे जरूरी, वो कंपनी में शेयर होल्डर भी थे। अच्छा, तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली होगी, जो उस जमाने के राइटर्स के लिए तो बहुत रेयर थी शायद। एब्सोल्युटली। प्लेराइट्स की हालत अक्सर अच्छी नहीं होती थी। वो बस अपना मैन्यूस्क्रिप्ट बेच देते थे, लेकिन शेयर होल्डर होने की वजह से शेक्सपियर को कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था। ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। हाँ, ये तो है। और उन्होंने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स भी किए। 1597 में स्टार्टफोर्ड में शहर का दूसरा सबसे बड़ा घर खरीदा, न्यू प्लेस। अरे वाह! और 1599 में उनकी कंपनी ने थेम्स के साउथ बैंक पर अपना खुद का थिएटर बनाया, द ग्लोब थिएटर। द ग्लोब, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हैमलेट, ओसेलो, किंग लियर, मैकबेथ जैसे नाटक पहली बार उसी स्टेज पे खेले गए होंगे। एग्जैक्टली। और शेक्सपियर वहीं मौजूद रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उनके शब्द कैसे जान पकड़ रहे हैं। कमाल है। तो लंदन में इतना सक्सेस हासिल करने के बाद वो रिटायर होके वापस स्ट्रैटफोर्ड चले गए, क्यों? हाँ, करीब 1611-1613 के आसपास वो स्ट्रैटफोर्ड वापस आ गए, न्यू प्लेस में रहने लगे। शायद थक गए होंगे लंदन की भागदौड़ से, या शायद बस घर लौटना चाहते थे। पर लंदन से कनेक्शन बना रहा। अच्छा। वो आते जाते रहते थे, शायद अपने साथियों से मिलने, बिजनेस देखने। उनकी मौत वहीं स्ट्रैटफोर्ड में हुई, 23 अप्रैल 1616 को, 52 साल की उम्र में, और उन्हें वहीं के होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया। उनकी वसीयत में वो सेकंड बेस्ट बेड वाली बात बड़ी मशहूर है। उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या रिश्ते अच्छे नहीं थे पत्नी के साथ? हाँ, वो एक अजीब डिटेल है जिसने सदियों से लोगों को उलझा रखा है। अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी पत्नी एन के लिए स्पेसिफिकली अपना सेकंड बेस्ट बेड विद द फर्नीचर छोड़ा। अब देखो, कुछ लोग इसे इंसल्ट मानते हैं कि देखो सबसे अच्छा बिस्तर भी नहीं दिया। हाँ, ऐसा लगता है सुनने में। पर दूसरे कहते हैं कि शायद यही वो बेड था जो उनका मैरिटल बेड था। उस जमाने में बेस्ट बेड अक्सर मेहमानों के लिए होता था, गेस्ट रूम में। तो हो सकता है ये सेंटिमेंटल वैल्यू वाली चीज हो। ये भी हो सकता है। हमें सच नहीं पता। ये भी शेक्सपियर की लाइफ के कई मिस्ट्रीज में से एक है। वो हमें पूरी तरह कभी नहीं मिलेंगे। सही कहा। चलिए अब उनके काम पर आते हैं, जो असल में उनकी पहचान है। उनके प्लेस को मोटे तौर पर कैसे कैटेगराइज किया जाता है? ये कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज? हाँ, ट्रेडिशनली उनके 39 प्लेस को 3 मेन जॉनर्स में बांटा जाता है, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज। हालांकि ये कैटेगरीज एकदम वाटर टाइट नहीं है। कई प्लेस में इन जॉनर्स के एलिमेंट्स मिले जुले होते हैं। हाँ, वो तो है। इसीलिए मॉडर्न स्कॉलर्स अक्सर एक चौथी कैटेगरी भी जोड़ते हैं, लेट रोमांसेस। अच्छा, लेट रोमांसेस, ठीक है। तो शुरुआती कॉमेडीज से शुरू करते हैं, जैसे द कॉमेडी ऑफ एरर्स या द टेमिंग ऑफ द श्रू। क्या वो बस हल्की फुल्की थी या उनमें भी शेक्सपियर की छाप दिखने लगी थी? देखो, उनकी अर्ली कॉमेडीज 1590s की शुरुआत में द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टेमिंग ऑफ द श्रू, लव्स लेबर्स लॉस्ट, इनमें आप देख सकते हैं कि वो अपनी क्राफ्ट सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स रोमन प्लेराइट प्लॉटस इंस्पायर्ड है, मिस्टेकन आइडेंटिटी पर बेस्ड है, काफी फार्सिकल है। टेमिंग ऑफ द श्रू में कंट्रोवर्शियल जेंडर पॉलिटिक्स है, जो आज भी डिबेट का विषय है। हाँ, वो तो बहुत है। लव्स लेबर्स लॉस्ट में वर्ड प्ले और विट का कमाल है, भाषा की चमक, किरदारों को गढ़ने की शुरुआत, नाटकीयता, ये सब इनमें मौजूद हैं, भले ही वो अपनी बात की ऊंचाइयों पर न पहुंचे हों। वो सीख रहे थे। राइट। और फिर आती हैं उनकी मैच्योर कॉमेडीज, जैसे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट।
इनमें क्या खास था? ये तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, मैच्योर कॉमेडीज लेट 1590s में शेक्सपियर अपने पीक पर हैं कॉमेडी में। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम तो कमाल है। उसमें लवर्स हैं, फेरीज हैं, मैकेनिकल्स मजदूर हैं जो प्ले कर रहे हैं। 3-4 दुनियाएं आपस में टकराती हैं, जादू और यथार्थ मिलते हैं। बहुत ड्रीमी है। हाँ, वो तो है। मच अडू अबाउट नथिंग में बेनेडिक्ट और बियट्रिस की विटी बैंटर लाजवाब है। मतलब कमाल की केमिस्ट्री है। लेकिन साथ ही इसमें ऑनर, स्लैंडर और नियर ट्रेजेडी के एलिमेंट्स भी हैं। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। सही। एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, जेंडर आइडेंटिटी, पैस्टरल लाइफ पर कमेंट्री है, और ट्वेल्थ नाइट जिसे कई लोग उनकी फाइनेस्ट कॉमेडी मानते हैं। हाँ, मेरी फेवरेट है। अच्छा, उसमें जॉय और मिलनकली का खूबसूरत ब्लेंड है। मिस्टेकन आइडेंटिटी, जेंडर बेंडिंग, लव, लॉस सब कुछ है इसमें। और वायोला जैसा स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सफुल फीमेल कैरेक्टर भी। कुछ प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस भी कहा जाता है, जैसे मेजर फॉर मेजर या ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये क्यों? क्या प्रॉब्लम थी इनमें? हाँ, ये टर्म 19th सेंचुरी में आया। मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये अर्ली 1600s के प्लेस हैं जो ना तो पूरी तरह कॉमेडी लगते हैं ना ट्रेजेडी। इनमें मॉरल एम्बिग्विटी बहुत है। अच्छा, मतलब क्लियर कट हीरोज और विलेंस नहीं है। एग्जैक्टली। किरदार ग्रे शेड्स के हैं, उनकी मोटिवेशंस क्वेश्चनेबल हैं। यौन नैतिकता, जस्टिस वर्सेस मर्सी जैसे मुश्किल सवाल उठाए गए हैं। और अंत अक्सर मतलब थोपा हुआ सा लगता है। हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग नहीं आती। इसीलिए इन्हें प्रॉब्लम प्लेस कहते हैं। ये दर्शकों को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाते हैं। हाँ। ये शायद उनके ट्रैजिक फेस की तरफ एक ट्रांजिशन दिखाते हैं। और फिर आता है ट्रेजेडीज का दौर। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये तो शायद उनके काम का शिखर माना जाता है। मतलब द ग्रेट ट्रेजेडीज। बिल्कुल, ये इंग्लिश लैंग्वेज के बल्कि वर्ल्ड ड्रामा के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से है। हर एक अपने आप में एक यूनिवर्स है। हैमलेट से शुरू करें, शायद सबसे फेमस। हाँ, हैमलेट 1600 के आसपास। इसने रिवेंज ट्रेजेडी को फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशन बना दिया। हैमलेट का कैरेक्टर ही रेवोल्यूशनरी था। उसकी इनडिसाइसिवनेस, उसका सेल्फ डाउट, उसकी वो मशहूर टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्वी, ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की गहराइयों में उतरती है। मोर्टैलिटी, मैडनेस, बिट्रेयल सब कुछ है। बिल्कुल। और ओथेलो, जेलसी की कहानी। ओथेलो 1603। जेलसी, रेसिज्म और मैनिपुलेशन का इतना डेवास्टेटिंग पोर्ट्रेयल शायद ही कहीं और मिले। इयागो जैसा शातिर विलन कैसे एक नोबल जनरल को तबाह कर देता है प्योरली शब्दों से। इसका साइकोलॉजिकल रियलिज्म इसे बहुत इंटेंस बनाता है। आज भी रेलेवेंट है। हाँ, बहुत। और किंग लियर, उसे तो सबसे ब्लीक मानते हैं शायद। किंग लियर 1605, स्कोप में शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी। एजिंग, पावर, फैमिली ब्रेकडाउन, मैडनेस और एक निष्ठुर यूनिवर्स में इंसान की सफरिंग, इन थीम्स को ये एपिक स्केल पर उठाती है। लियर और ग्लॉस्टर की पैरेलल स्टोरीज, वो तूफान का सीन, और आखिर में जो तबाही है वो झेलना मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई आसान जवाब नहीं, कोई राहत नहीं। और मैकबेथ, विच इज एम्बिशन। मैकबेथ सबसे छोटी, सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेजेडी। एम्बिशन का अंधा नशा, गिल्ट का बोझ और अच्छाई से बुराई की तरफ फिसलन, इसे बहुत टाइटली बुना गया है। इसकी पोएटिक लैंग्वेज, वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, विचेस और लेडी मैकबेथ का किरदार, उसे कौन भूल सकता है। ये सब इसे अविस्मरणीय बनाते हैं। सही कहा। हिस्ट्री प्लेस भी बहुत लिखे उन्होंने। क्या वो बस राजाओं की कहानी सुना रहे थे या उनमें भी कुछ गहरा था, पॉलिटिक्स वगैरह? वो सिर्फ हिस्ट्री लेसन्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं। शेक्सपियर ने इंग्लिश क्रॉनिकल प्ले को कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ड्रामा में बदल दिया। उन्होंने इंग्लिश किंग्स की कहानियों को यूज करके पावर, लेजिटिमेसी, रिबेलियन, नेशनल आइडेंटिटी जैसे बड़े मुद्दे एक्सप्लोर किए। अच्छा, जैसे कौन से प्लेस? 2 मेन साइकिल्स हैं, एक रिचर्ड 2 से हेनरी वी तक, दूसरी हेनरी 6 और रिचर्ड 3 पर। रिचर्ड 2 एक पोएट किंग के पतन की कहानी है। लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। हेनरी 4 पार्ट्स 1 और 2 में पॉलिटिकल इंट्रीग के साथ प्रिंस हैल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। और फाल्स्टाफ? हाँ, सर जॉन फॉल्स्टाफ, शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट कॉमिक कैरेक्टर्स में से एक। और हेनरी 5 एक आइडियल किंग का पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वॉर की क्रूरता भी झलकती है। वो एम्बिग्विटी है। और रिचर्ड 3 विलन वाला? हाँ, रिचर्ड 3 ने तो हमें लिटरेचर के सबसे कैरिज्मेटिक विलन्स में से एक दिया है। वो सीधे ऑडियंस से बात करता है, अपनी बुराइयों का बखान करता है,
कमाल का कैरेक्टर है। और आखिर में आते हैं लेट रोमांसेस जैसे द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। ये कैसे अलग थे? आपने कहा था ये चौथी कैटेगरी है। हाँ, ये उनके करियर के आखिरी दौर के प्लेस हैं। इनमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स होते हैं, लॉस, सफरिंग, सेपरेशन, लेकिन कहानी घूमकर रिकंसिलिएशन, फॉरगिवनेस और रिन्यूअल पर खत्म होती है। अच्छा, मतलब अंत सुखद होता है। हाँ, पर वो आसान वाला हैप्पी एंडिंग नहीं। उसमें वक्त लगता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं। इनमें अक्सर मैजिक, इम्प्रॉबेबल प्लॉट्स और एग्जॉटिक सेटिंग्स होती हैं। जैसे द विंटर्स टेल में एक स्टैचू जिंदा हो जाती है, आपको डिसबिलीफ सस्पेंड करना पड़ता है। और द टेम्पेस्ट, जिसे अक्सर शेक्सपियर का फेयरवेल टू द स्टेज माना जाता है। हाँ, प्रॉस्पेरो के साथ। एग्जैक्टली उसमें प्रॉस्पेरो अपनी जादुई शक्तियों से एक तूफान लाता है, अपने दुश्मनों से बदला लेता है, लेकिन आखिर में सबको माफ करके अपनी जादुई किताब फेंक देता है। ये आर्ट, पावर, फॉरगिवनेस पर एक गहरा मेडिटेशन है। इनमें एक शांत, स्वीकार करने वाला टोन है जो ट्रेजेडी से अलग है, एक तरह का रेजोल्यूशन है। इंटरेस्टिंग। प्लेस के अलावा उनकी पोएट्री, खासतौर पर सॉनेट्स, भी बहुत फेमस है। उनका क्या महत्व है? हाँ, उनके 154 सॉनेट्स 1609 में पब्लिश हुए इंग्लिश पोएट्री के लैंडमार्क्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये 14 लाइन पोएम्स एक स्ट्रिक्ट फॉर्म, आयम्बिक पेंटामीटर, स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो करती हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है। और थीम्स क्या हैं इनमें? लव तो है ही, पर उसके अलावा ब्यूटी, टाइम, डेथ, जेलसी, मेमोरी और पोएट्री की अमरता प्रदान करने की शक्ति, ये सब थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। वो बहुत डेंस और लेयर्ड हैं। कोई खास सोनेट जो बहुत जाना माना हो? और ये फे यूथ और डार्क लेडी कौन थे जिनके बारे में इतनी बातें होती हैं? सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे शायद सबसे फेमस है, जो कहता है कि कविता ब्यूटी को टाइम से बचा सकती है। हाँ, ये तो सुना है। सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स सच्चे प्यार की परिभाषा देता है। सोनेट 130 माई मिस्ट्रेसेस आईज आर नथिंग लाइक द सन ट्रेडिशनल लव पोएट्री का मजाक उड़ाता है और ज्यादा रियलिस्टिक प्यार दिखाता है। अच्छा। और हाँ, वो फेयर यूथ और डार्क लेडी। पहले 126 सोनेट्स एक फेयर यूथ को एड्रेस्ड हैं और 127, 152 एक डार्क लेडी को। ये लोग असल में कौन थे, ये शेक्सपियरियन मिस्ट्रीज में से एक है। साउथहैम्पटन के अर्ल या कोई और नोबलमैन। डार्क लेडी कौन थी, कोई नहीं जानता, पर स्पेकुलेशन खूब होती है। यही मिस्ट्री उन्हें और इंट्रीगिंग बनाता है। उनकी लंबी नैरेटिव पोएम्स भी थीं, वीनस एंड एडोनस और द रेप ऑफ लुक्रीस। वो ज्यादा पॉपुलर थीं क्या उनके टाइम में? जी हाँ, और मजे की बात यह है कि उनके लाइफ टाइम में ये पोएम्स उनके प्लेस से ज्यादा पॉपुलर थीं। शायद इसलिए कि पोएम्स पढ़ी जा सकती थीं, प्लेस देखने जाना पड़ता था। अच्छा। ये तब लिखी गई जब प्लेग की वजह से लंदन के थिएटर्स बंद थे, 1593-94 में। वीनस एंड एडोनिस ओविद की कहानी पर बेस्ड एक इरोटिक पोएम है, काफी हिट हुई थी। द रेप ऑफ लुक्रीस ज्यादा गंभीर है, एक रोमन महिला के रेप और सुसाइड की ट्रैजिक कहानी। ये दिखाती हैं कि शेक्सपियर नॉन ड्रामेटिक पोएट्री में भी कितने स्किल्ड थे। अब आते हैं इस बात पर कि शेक्सपियर ने लैंग्वेज और ड्रामा में क्या नया किया। उनका स्टाइल इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? भाषा के स्तर पर क्या कंट्रीब्यूशन है? लैंग्वेज के लेवल पर तो उनका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आज जैसी है, उसमें शेक्सपियर का बहुत बड़ा हाथ है। हजारों शब्द और फ्रेजेस या तो उन्होंने इन्वेंट किए या पहली बार यूज किए, जिनका रिकॉर्ड मिलता है। अच्छा, जैसे कौन से शब्द? अरे बहुत हैं। आईबॉल, बेडरूम, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, असैसिनेशन, लोनली, जेनरस, काउंटलेस और फ्रेजेस जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ब्रेक द आइस, वाइल्ड गूस चेस, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलसी के लिए लिस्ट बहुत लंबी है। वाओ, ये तो हम रोज यूज करते हैं। एग्जैक्टली सिर्फ नए शब्द देना ही नहीं, कमाल ये है कि उन्होंने भाषा को एक्सप्रेस करने का नया तरीका दिया। मेटाफर्स, सिमिलीज, पंस का जैसा क्रिएटिव और पावरफुल यूज उन्होंने किया, वैसा पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने भाषा की पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड कर दिया। और लिखने का तरीका, ज्यादातर वर्स में लिखते थे या प्रोज में? वो ब्लैंक वर्स क्या होता है? उन्होंने मुख्य रूप से ब्लैंक वर्स इस्तेमाल किया, यानी अनराइम्ड आयोम्बिक पेंटामीटर। ये 10 सिलेबल की लाइन होती है, जिसमें स्ट्रेस सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सिलेबल पर होता है, पर एंड में राइम नहीं होता। अच्छा। ये इंग्लिश लैंग्वेज के नेचुरल रिदम्स के करीब है, लेकिन इसमें पोएट्री की ऊंचाई भी है, वो ग्रैंड्योर भी है। और उनके करियर के दौरान उनका ब्लैंक वर्स इवॉल्व हुआ।
शुरू में ज्यादा रेगुलर था, बाद में ज्यादा फ्लेक्सिबल, फ्लोइंग और कैरेक्टर की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करने वाला बन गया। और प्रोज? प्रोस का इस्तेमाल भी इन्होंने स्ट्रेटेजिकली किया, अक्सर कॉमिक कैरेक्टर्स के लिए, लोअर क्लास कैरेक्टर्स के लिए या इंटीमेट, लेस फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए। पर वो इन कन्वेंशंस को तोड़ते भी थे ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए। जैसे हैमलेट गद्दे में भी बात करता है जब वो पागल होने का नाटक कर रहा होता है। ये आज भी जिंदा लगते हैं। क्या राज है इसका? यही उनका जीनियस था। कैरेक्टराइजेशन में उन्होंने क्रांति ला दी। उन्होंने कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकल डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी दी जो पहले के ड्रामा में उतनी नहीं मिलती थी। उनके कैरेक्टर्स के इनर लाइव्स होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, वो इवॉल्व करते हैं। वो सिर्फ टाइप्स नहीं, इंडिविजुअल्स लगते हैं। हाँ, उनमें वो अंदरूनी कश्मकश दिखती है। बिल्कुल। हैमलेट का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लियर का एरोगेंस से सेल्फ नॉलेज तक का सफर, मैकबेथ का मॉरल डिसइंटीग्रेशन, फॉल्स्टाफ की जबरदस्त लाइफ फोर्स और उसकी फेलिंग्स। उन्होंने सिंपल गुड वर्सेस इविल से परहेज किया। उनके विलेंस यागो, रिचर्ड थर्ड इंटेलिजेंट और कैरिस्मेटिक हो सकते हैं, उनके हीरोज फ्लॉड होते हैं। ये ह्यूमन नेचर की रिचनेस को दिखाता है। रेनेसा ह्यूमनिज्म का रिफ्लेक्शन है ये। ड्रामा के स्ट्रक्चर में भी उन्होंने इनोवेशन किया, प्ले विद इन अ प्ले जैसी टेक्निक। हाँ, उन्होंने फन एक्ट स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबली यूज किया। उन्होंने सब प्लॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जैसे किंग लियर में लियर और ग्लॉस्टर की पैरेलल स्टोरीज जो मेन थीम को एको करती हैं। प्ले विद इन अ प्ले डिवाइस को मास्टर किया, हैमलेट में द माउस ट्रैप। हाँ, और सोलिलोक्वी, जब कैरेक्टर अकेला अपने थॉट्स बोलता है, को कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड को रिवील करने का पावरफुल टूल बनाया। कई प्लॉट लाइन्स को स्किलफुली वीव करने की उनकी एबिलिटी कमाल की थी, जैसे ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। और उनके प्लेस के थीम्स, वो किन बड़े सवालों से जूझते थे? क्या वो यूनिवर्सल हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। उनके प्लेस फंडामेंटल ह्यूमन क्वेश्चन से भरे पड़े हैं। पावर का नेचर क्या है? जस्टिस क्या है? लॉयल्टी का होनी चाहिए? फैमिली, स्टेट, सेल्फ? इंसान मोर्टैलिटी से कैसे डील करे? अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का क्या चक्कर है? लव कैसे काम करता है? और वो आसान जवाब नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पेश करते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर, करप्शन ऑफ पावर, जेंडर रोल्स, इंडिविजुअल डिजायर वर्सेस सोशल ऑर्डर, सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये थीम्स बार बार उनके काम में उभरते हैं। शायद इसीलिए वो आज भी रेलेवेंट लगते हैं, क्योंकि ये सवाल आज भी उतने ही बड़े हैं। अपने ज़माने में शेक्सपियर कितने सक्सेसफुल थे? क्या उन्हें तब भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती थी जितनी आज, या ये बाद में हुआ? देखिए, वो अपने लाइफ टाइम में काफी सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉर्ड चेम्बरलिन्स और फिर किंग जेम्स I का पैट्रनेज मिला, प्लेज कोर्ट में भी परफॉर्म होते थे और पब्लिक थिएटर्स में भी। फाइनेंशियली सिक्योर थे, जो प्लेराइट्स के लिए बड़ी बात थी। लेकिन आज जैसी गॉड लाइक स्टेटस है वैसी तब नहीं थी। वो अपने कंटेम्प्रेरीज बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन वेबस्टर के साथ कम्पीट कर रहे थे। वो उस दौर के एक बहुत कामयाब और माने हुए प्लेराइट थे, पर अकेले शिखर पर नहीं थे। हाँ, ये धीरे धीरे डेवलप हुई। बेन जॉनसन ने उनकी तारीफ की, उन्हें नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम कहा उनकी मृत्यु के बाद फर्स्ट फोलियो में। लेकिन उनकी विशाल प्रतिष्ठा 18वीं और खासकर 19वीं सदी रोमांटिक एरा में बनी। फर्स्ट फोलियो का जिक्र जरूरी है यहाँ पर। उसके बिना तो शायद आधे शेक्सपियर खो जाते। ये बात सच है। एब्सोल्युटली क्रूशियल। फर्स्ट फोलियो 1623 में शेक्सपियर की मौत के 7 साल बाद उनके 2 फेलो एक्टर्स जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेज ने पब्लिश किया। ये बहुत बड़ा काम था। इसमें कितने प्लेस थे? इसमें शेक्सपियर के 36 प्लेज कलेक्ट किए गए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें से 18 प्लेज पहले कभी प्रिंट नहीं हुए थे। 18? कौन कौन से? सोचिए, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये सब शायद हमेशा के लिए खो जाते अगर फर्स्ट फोलियो न छपता। ये दिखाता है कि उनका काम प्राइमरीली परफॉर्मेंस के लिए था, पब्लिकेशन सेकेंडरी था उनके लिए। सदियों से उनकी रेपुटेशन कैसे बदली है? क्या हमेशा उन्हें महान माना गया, या बीच में उतार चढ़ाव भी आए? ब्रीफली कहूं तो उतार चढ़ाव रहे हैं और देखने का नजरिया बदला है। हाँ, रेस्टोरेशन 18th सेंचुरी। प्लेज स्टेज पर लौटे, पर अक्सर हेविली एडेप्टेड फॉर्म में, जैसे किंग लियर का हैप्पी एंडिंग वाला वर्जन पॉपुलर था। लेकिन बार्डोलेट्री बढ़ी, गैरिक की स्ट्रैटफोर्ड जुबली हुई, सीरियस स्कॉलरली स्टडी शुरू हुई, सैमुअल जॉनसन, एडमंड मलोन। अच्छा, हैप्पी एंडिंग वाला लिया, अजीब लगता है सोचकर। है ना? रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक स्कॉलरेज कीट्स ने उन्हें नेचुरल जीनियस माना, रूल से परे।
कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल डेप्थ पर फोकस पड़ा। शेक्सपियर को एक तरह से देवता बना दिया गया। विक्टोरियन एरा एकेडमिक स्टडी मजबूत हुई, पर साथ ही मोरलिस्टिक लेंस से देखा गया। प्ले सेंसर भी हुए। ऑथरशिप क्वेश्चन इसी दौर में उठा। अच्छा, वो ऑथरशिप वाला मुद्दा विक्टोरियन एरा में आया। हाँ, जोर पकड़ा उस वक्त। 20th सेंचुरी, प्रेजेंट। फिर तो ढेरों क्रिटिकल अप्रोचेस आई, फेमिनिस्ट, हिस्टोरिसिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, क्वेयर थ्योरी, परफॉर्मेंस स्टडीज। हर अप्रोच ने उनके काम की नए डायमेंशंस खोले। स्टेज ऑफ फिल्म पर रेडिकल इंटरप्रिटेशंस हुए। अब उन्हें सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जाता। राइट। और दुनिया भर में शेक्सपियर, उनका ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा रहा है? क्या वो वाकई यूनिवर्सल हैं? फिनोमिनल इम्पैक्ट है। हर मेजर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस। हर कल्चर ने उन्हें अपने तरीके से अडेप्ट किया है। कुरोसावा की जापानीज फिल्म अडेप्टेशंस, थ्रोन ऑफ ब्लड मैकबेथ के लिए, रैन किंग लियर के लिए बहुत फेमस हैं। हाँ, वो तो क्लासिक हैं। इंडियन सिनेमा में विशाल भारद्वाज की ट्रिलॉजी मकबूल, ओमकारा, हैदर ने कमाल का काम किया है। अफ्रीकन सेटिंग्स में पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग्स हुई हैं। तो क्या वो यूनिवर्सल है या ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जैसा कुछ क्रिटिक्स कहते हैं? ये एक वैलिड डिबेट है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने दिखाया है कि कैसे शेक्सपियर का इस्तेमाल ब्रिटिश कल्चर को थोपने के लिए किया गया। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि दुनिया भर के आर्टिस्ट ने उन्हें अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट बनाया है, उन्हें रीइन्वेंट किया है। तो शायद यूनिवर्सल से ज्यादा ग्लोबली अडेप्टेबल कहना बेहतर हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट। कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं उनसे, जैसे ऑथरशिप क्वेश्चन जिसकी बात हुई, वो कितना सीरियस है? हाँ, ऑथरशिप क्वेश्चन सबसे परसिस्टेंट कंट्रोवर्सी है। एंटी स्ट्रैटफोर्डियंस मानते हैं कि स्ट्रैटफोर्ड के विलियम शेक्सपियर, जो एक साधारण परिवार से थे, ये काम ले ही लिख सकते थे। असली ऑथर कोई और था, फ्रांसिस बेकन, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, मार्लो, जो मानते हैं कि मरा नहीं था। कई नाम उछाले जाते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है? मेन स्ट्रीम एकेडमिक कंसेंसस यही है कि इसके पक्ष में कोई क्रेडिबल हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ये थियोरी सोशल स्नॉबरी कि एक आम आदमी ऐसा कैसे लिख सकता है और कंस्पिरेसी थिंकिंग पर बेस्ड है। सारे कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल एविडेंस स्ट्रैटफोर्ड के आदमी की तरफ ही पॉइंट करते हैं। विद्वान इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अच्छा, उनके पॉलिटिकल व्यूज पर भी डिबेट होती है। कंजर्वेटिव थे या सबवर्सिव, राजशाही के समर्थक या विरोधी? ये भी पेरेनियल डिबेट है। क्या वो मोनार्की और सोशल ऑर्डर के सपोर्टर थे, जैसा हिस्ट्रीज में लग सकता है, या उनके प्लेज में अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले सबवर्सिव एलिमेंट्स हैं? लियर, मेजर फॉर मेजर, एक पॉलिटिकल लेबल में फिट करना मुश्किल है। वो शायद जानबूझकर एम्बिग्विटी रखते थे, सवाल उठाते थे, जवाब नहीं देते थे। जेंडर, सेक्सुअलिटी, रेस जैसे इश्यूज पर मॉडर्न क्रिटिसिज्म क्या कहता है? आजकल इन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने उनके फीमेल कैरेक्टर्स को एग्जामिन किया है। एक तरफ रोजलिंड, वियोला, क्लियोपैट्रा जैसे स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट फिगर्स हैं, पर वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के कंस्ट्रेंट्स में ही ऑपरेट करती हैं। टेमिंग ऑफ द श्रू जैसी प्लेज पर काफी बहस होती है। और सेक्सुअलिटी, सोनेट्स की बात हुई थी। हाँ, सोनेट्स के होमोएरोटिक अंडरटोन्स और प्लेज में क्रॉस ड्रेसिंग, लड़कियों का लड़के बनना, ने क्वेयर थियरी के लिए उन्हें इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बनाया है। जेंडर और डिजायर की फ्लूइडिटी उनके काम में दिखती है। और रेस, ओथेलो का जिक्र हुआ था। हाँ, ओथेलो में रेस सेंट्रल इशू है और इसे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया है। द टेम्पेस्ट में कैलिबान को अक्सर कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट की तरह पढ़ा गया है। हालांकि इस पर भी बहस है कि प्ले कॉलोनियलिज्म को क्रिटिक करता है या रेनफोर्स करता है। ये सब दिखाता है कि उनके टेक्स्ट आज भी इन बहसों के लिए कितने रेलेवेंट हैं। तो आखिर में, व्हाई डज शेक्सपियर स्टिल मैटर? 400 साल बाद भी हम उन्हें क्यों पढ़ते हैं, देखते हैं, उन पर बात करते हैं? उनकी लेगेसी क्या है? उनकी लेगेसी मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहले तो भाषा। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को शेप किया, हमारी वोकैबुलरी और इडियम्स का हिस्सा बन गए, जैसा हमने डिस्कस किया। टू बी और नॉट टू बी, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, व्हाट्स इन अ नेम, ये सब हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। सही है। और साइकोलॉजिकल इनसाइट्स? बिल्कुल। उनकी साइकोलॉजिकल इनसाइट्स जेलसी, एम्बिशन, लव, ग्रीफ, मैडनेस पर आज भी ह्यूमन नेचर को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने किरदारों के अंदरूनी दुनिया को जिस तरह खोला, वो कमाल था। या नहीं, लिटरेचर, थिएटर, फिल्म पर उनका इन्फ्लुएंस इमेंस है।
काउंटलेस वर्क्स उनसे इंस्पायर्ड हैं, अडेप्ट किए गए हैं, वेस्ट साइड स्टोरी से लेकर द लायन किंग तक। हाँ, लायन किंग तो हैमलेट है। एग्जैक्टली और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी रेलेवेंस, क्या वो आज के मुद्दों पर भी कुछ कहते हैं? उनके प्लेस कंटेम्प्रेरी इशू से लगातार कनेक्ट करते हैं। जूलियस सीजर पॉलिटिकल पावर प्ले पर कमेंट करने के लिए मॉडर्न सेटिंग्स में अडेप्ट होता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटी-सेमिटिज्म और जस्टिस पर बहस छेड़ता है। टेमिंग ऑफ द श्रू मिसोजिनी पर डिस्कशन ट्रिगर करता है। ये ऑनगोइंग एंगेजमेंट दिखाता है कि उनके वर्क्स डेड टेक्स्ट नहीं है, बल्कि लिविंग कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा हैं, जिन्हें हर पीढ़ी अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है। तो मतलब उनकी ग्रेटनेस सिर्फ भाषा या कहानी में नहीं, बल्कि उस डेप्थ में है जो हर युग को अपने सवाल पूछने की जगह देती है। प्रिसाइसली, शेक्सपियर की ग्रेटनेस उनकी लिंग्विस्टिक जीनियस, साइकोलॉजिकल डेप्थ, ड्रामेटिक इनोवेशन और थीमेटिक रिचनेस का कॉम्बिनेशन है। उनके वर्क्स एंड्योर करते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट को प्रोफाउंडिटी से, एक्सेसिबिलिटी को कॉम्प्लेक्सिटी से और स्पेसिफिक स्टोरीज को यूनिवर्सल लगने वाले थीम से जोड़ते हैं। वो एक साथ कई लेवल्स पर काम करते हैं। और शायद उनकी लाइफ के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, वो मिस्ट्री भी उनकी लेजेंड को फ्यूल करता है। वो हमें सीधे नहीं अपने वर्क्स के थ्रू मिलते हैं, जो लगातार रीरेड, रीइंटरप्रेटेड, डिबेटेड और लव्ड किए जा रहे हैं। एक तरह से वो अपने काम में ही जिंदा हैं। बिल्कुल सही कहा। वो इंसान चला गया, पर उसके शब्द, उसके किरदार, उसकी कहानियां यही हैं, हमसे बात कर रही हैं। जब तक ह्यूमंस लव, पावर, आइडेंटिटी, मोर्टैलिटी जैसे सवालों से जूझते रहेंगे, शेक्सपियर रिलेवेंट रहेंगे। बेन जॉनसन सही थे। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो सचमुच हर जमाने के लिए साबित हुए हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. Dhanyavad.